हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुमार कंडेरा, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट न्यूक्लियस करियर पॉइंट चौमू। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर था अवकलन डिफरेंशिएशन वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम नए चैप्टर की बात करेंगे और हमारा नया चैप्टर है जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग। हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था अवकलन डिफरेंशिएशन, उसके एप्लीकेशन क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके अनुप्रयोग क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, अवकलन के अनुप्रयोग। अच्छा बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग की अगर हम बात करें तो बेटा अवकलन के अनुप्रयोग में जैसे हमें पता है अवकलन की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो क्या होती है बेटा? अवकलन की परिभाषा क्या होती है? किसी एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर, एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? अवकलन। तो जो अवकलन का पहला अनुप्रयोग है वो उसी डेफिनेशन के अनुसार आता है। कौन सा होता है बेटा? पहला, राशि में परिवर्तन की दर। इसमें जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है इसमें हम बात करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बात करने वाले हैं राशि में परिवर्तन की दर। पहला है बेटा राशि में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड वन होगा आपके पास में आसमान, आसमान वर्धमान। ठीक है बेटा। थर्ड वन होगा सन्निकटता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास में होगा उच्चतम निम्नतम, उच्चतम निम्नतम। नेक्स्ट आपके पास में होगा बेटा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। हम यहाँ पे जो बात करेंगे एप्लीकेशन डेरिवेटिव में, हम ये 5 एप्लीकेशन, 5 अनुप्रयोग की बात करेंगे कि अवकलन कहाँ कहाँ यूज होता है। राशि में परिवर्तन की दर, आसमान वर्धमान फलन, थर्ड वर्ड सन्निकटता, और फोर्थ है आपका उच्चतम निम्नतम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और फिफ्थ है बेटा स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण। हमारा जो फर्स्ट वाला, हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट वाला है राशि में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है बेटा। हाँ बेटा देखो, हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था? राशि में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी की बात करें, जैसे एप्लीकेशन आपके पास में जो डेरिवेशन, आपके पास में डिफरेंशिएशन था, अवकलन था, उसकी जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन क्या थी? एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर अवकलन कहलाता है। उसी के अनुसार हमारा पहला वाला जो एप्लीकेशन है वो आता है, एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ठीक है बेटा देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dy/dx। ये क्या है? y क्वांटिटी का x के सापेक्ष अवकलन। क्या है बेटा? ये y राशि का x के सापेक्ष अवकलन। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या? y राशि में x राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। क्या है बेटा? y राशि में x राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। और वैसे हम बात करें तो ये क्या है? अवकलन है y का x के सापेक्ष। तो यही क्या होता है बेटा? इस राशि में इस राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। और हम यहाँ पे यही पढ़ रहे हैं, राशि में परिवर्तन की दर। तो ये जो है आपका dy/dx, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? y राशि में x राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर, एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर, जो हमारा पहला एप्लीकेशन, पहला अनुप्रयोग है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं dx/dt, तो ये क्या है? x राशि में t राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्लियर हुआ। अगर आपके पास में कुछ ऐसा है dz/dx, तो क्या होगा? z राशि में x राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। हमें ये जो परिवर्तन होता है एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष, एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है वो कितना परिवर्तन होता है उसे हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें क्या करना है? ये क्या है? अवकलन ही है, सिंपल। जैसे मैं इसकी बात करूं, x का t के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पे z का x के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या है आपके पास में? सिंपल अवकलन है। तो हमें क्या करना है? जब भी हमें किसी राशि में परिवर्तन की दर कैलकुलेट करनी है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? उस राशि का जिसके सापेक्ष आपको परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है उसके सापेक्ष उसका अवकलन कर दो, और अवकलन करने के बाद में हमें जो आंसर मिलेगा वही क्या होगा? राशि में परिवर्तन की दर, जो हमारा पहला क्या है बेटा? एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ सिंपल सा।
आपने ये तो देखा होगा बेटा, देखो बरसातों में कभी कभी पानी भर जाता है, जैसे तालाब होते हैं गाँव में, ठीक है। उसमें क्या होता है बेटा कि अगर आप उस पानी में पत्थर डालते हो, अगर उस पानी में पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है, एक सर्कल सा बनता है, एक ब्रश सा बनता है। स्टार्टिंग में अगर आपने पत्थर डाला तो पत्थर फेंकते ही क्या होगा, जैसे ही आपने आप पत्थर फेंका तो क्या होगा, एक सर्कल बनेगा छोटा, फिर क्या होगा, वो सर्कल इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे सर्कल से बनते जाएंगे, ऐसे सर्कल से बनते जाएंगे बेटा। अच्छा, ये जो सर्कल बन रहे हैं, जहाँ तक आपका पानी का लेवल है वहाँ तक बनते जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये जो सर्कल बने, आपने ये तो है नहीं बेटा कि आपने पत्थर डाला, एक सर्कल बना और बंद हो गया। क्या होता है यहाँ पे, धीरे धीरे ये सर्कल क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, ये जो वृत्त हैं ये बढ़ते जाते हैं। अगर जो वृत्त आपके इंक्रीज हो रहे हैं, वृत्त अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बड़ा वृत्त मतलब बड़ी रेडियस और छोटा वृत्त मतलब छोटी रेडियस। अगर उसकी यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, अगर वृत्त बढ़ना मतलब क्या है, उसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, और त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है बेटा, समय के सापेक्ष। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे उसकी क्या हो रही है, उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस वृत्त की रेडियस, उस वृत्त की त्रिज्या में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। बात क्लियर हुई है मेरी, ठीक है। एग्जांपल आपको समझ में आया क्या किया है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप पानी भरा होता है, उस पानी में अगर आप पत्थर डालोगे तो क्या होगा, सर्कल से बनते हैं वृत्त से, वो वृत्त क्या होते हैं, हमेशा समय के सापेक्ष बढ़ते हुए जाते हैं। वहाँ पे क्या है, वृत्त की त्रिज्या में किसके सापेक्ष परिवर्तन, समय के सापेक्ष। अच्छा, अगर मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर वृत्त आपके इंक्रीज होंगे तो वृत्त इंक्रीज होने पे क्या होगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ रहा है, मैं ये भी कह सकता हूँ समय के सापेक्ष क्षेत्रफल बढ़ रहा है, या समय के आपके पास समय के सापेक्ष क्या बढ़ रही है, उसकी रेडियस बढ़ रही है, या रेडियस बढ़ने पर उसका क्या हो रहा है बेटा, रेडियस बढ़ने पर उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। इस टाइप के आपके परिवर्तन का अध्ययन हम किस में करते हैं बेटा, हाँ बेटा देखो, जो हमने अभी बात की थी क्या, राशि में परिवर्तन दर, उसका पहला एग्जाम्पल है, यदि किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है तथा इसकी चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, जब x बराबर 12 सेंटीमीटर तथा y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, एक तो इसकी लंबाई x, हमें एक आयत दिया हुआ है बेटा। देखो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, दिया गया क्या है बेटा, देखो दिया गया है आपको एक आयत दिया गया है। इस आयत की जो लंबाई है, लंबाई क्या दी हुई है बेटा, x लंबाई दी हुई है इसकी, और इसकी चौड़ाई दी हुई है y, क्या दी हुई है, चौड़ाई y, ठीक है। हमें दिया हुआ है इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, लंबाई में परिवर्तन की दर क्या दी हुई है बेटा, लंबाई में परिवर्तन की मतलब dxy dt, हमें क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसकी चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है y, उसमें परिवर्तन dy/dt क्या दी हुई है बेटा, 12 सेंटीमीटर, सॉरी जो इसकी उसमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक बात और याद रखोगे, जब आपके पास में परिवर्तन की दर घटती है मतलब डिक्रीज होती है, तो वो क्या होती है बेटा, आपके पास नेगेटिव होती है, और जब आपके पास में परिवर्तन की दर बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो क्या होती है बेटा, वो पॉजिटिव। यहाँ पे लंबाई क्या हो रही है, घट रही है, तो ये क्या दिया हुआ है हमें, नेगेटिव दिया हुआ है, और ये क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। बात क्लियर है तक, ठीक है। अच्छा, जब इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी, जब इसकी लंबाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, तब हमें चेक करना है, और जब चौड़ाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हमें 1 बाय 1 आपको कैलकुलेट करते हैं। पहली आयत के परिमाप में, ठीक है, आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर, तो आपके पास में फर्स्ट है आयत का परिमाप। तो आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप P बराबर 2, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई क्या है, x, तो क्या हो जाएगा, x प्लस y, ये हो जाएगा। अब इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, तो बेटा परिवर्तन की दर के लिए हमें ये पता नहीं है कि किसके सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना है, आपको किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष ज्ञात करना है, t के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो उसका पता हम कैसे लगाएंगे, जो हमें परिवर्तन की दर दी हुई है उसके अनुसार। बात क्लियर हुई मेरी, मैं क्या कह रहा हूं, हमें परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो परिमाप में
परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष ज्ञात करनी है, हमें x के सापेक्ष करनी है, t के सापेक्ष करनी है, कौन सी राशि के सापेक्ष करनी है, उसका पता हम कैसे लगाएंगे, जो हमें परिवर्तन की दर पहले दी हुई है उसके अनुसार। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब अपॉन में क्या आने वाला है, समय t। तो इस यहाँ पे भी हमें क्या है, क्योंकि हम इनका यूज करने वाले हैं, इनका यूज कब होगा, जब हम इसे अपॉन में क्या आएगा, t, मतलब इसका हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना होगा, t के सापेक्ष। हमें जिसके सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी होती है उसी के सापेक्ष हम उसका क्या करते हैं बेटा, अवकलन करते हैं। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, ये पता लग गया हमें। इसके अनुसार किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप इसका t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे dp अपॉन dt बराबर 2 dxy dt प्लस dy अपॉन dt। बात क्लियर हुई बेटा मेरी, ठीक है। अच्छा, dp बाई डी टी इक्वल टू 2 dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी। अगर आपको परिमाप में परिवर्तन की दर मतलब dp बाई डी टी आपको कैलकुलेट करना है तो dx बाई डी टी और dy बाई डी टी इनका मान चाहिए। तो dx बाई डी टी का मान क्या दिया हुआ है, -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और dy बाई डी टी का क्या दिया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मान रखने पर, dp बाई डी टी बराबर 2, dx बाई डी टी कितना है, -3 प्लस dy बाई डी टी कितना है, 2। क्या हो जाएगा, dp बाय डी टी इक्वल टू 2 गुणा -1 इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेंटीमीटर में और किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष। तो इस आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर कितनी आ गई, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके परिमाप में परिवर्तन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका परिमाप घट रहा है। जैसे जैसे ये जो आपके पास में वैल्यू दी हुई है उसके अनुसार इसका परिमाप क्या होगा, घटेगा। ठीक है बेटा, पहला हो गया। दूसरा, इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल क्या होगा, देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या है बेटा, एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब x गुणा वाई। क्या दिया हुआ है, लंबाई गुणा चौड़ाई x गुणा वाई। वही सेम हमें सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, मतलब इसका हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष। तो क्या होगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, dA बाय डी टी बराबर dy बाय डी टी ऑफ x गुणा वाई, मतलब dA बाय डी टी। u इंटू वी का फॉर्मूला होगा, क्या होगा, x गुणा dy बाय डी टी प्लस y गुणा dx बाय डी टी। बात क्लियर हुई बेटा मेरी, ठीक है। अच्छा, अब हमें अगर dA बाई डी टी चाहिए तो हमें x का, dy बाई डी टी का, y का, dx बाई डी टी इनका मान चाहिए। तो इनका मान आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, x का मान, y का मान, dx बाई डी टी और dy बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा, dA बाई डी टी बराबर x का मान कितना दिया हुआ है, 12 इंटू dy बाई डी टी का मान दिया हुआ है 2 प्लस y का मान दिया हुआ है 6 इंटू इसका मान -3। क्या हो जाएगा, dA बाई डी टी बराबर 24 -18 और dA बाई डी टी क्या हो गया बेटा, dA बाई डी टी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसका जब भी आपके इस टाइप से लंबाई और चौड़ाई इस आयत की परिवर्तित होगी तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या आएगी, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और उसके परिमाप में क्या आएगी, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब परिमाप तो घटेगा और इस दर से इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। जब भी आपको किसी राशि में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें ये देखना है कि जो हमारे पास में राशि आई है उसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है बेटा, जो आपको पहले से परिवर्तन की दर दी हुई है उसके अपॉन में जो भी इकाई आ रही है उस इकाई के सापेक्ष करना है। यहाँ पे सेकंड है तो सेकंड क्या है बेटा, टाइम है, तो मैंने क्या किया, इसका टाइम के सापेक्ष अवकलन किया। बात क्लियर हुई बेटा यहाँ तक, ठीक है। अब बेटा देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का आयतन
एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तब ज्ञात कीजिए कि इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें क्या करना था बेटा, परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। क्या करनी है, परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे हम राइट डाउन करते हैं, उसके बाद हम आगे चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या है, अगर आपके पास में ये घन है बेटा, ये अगर एक घन है आपके पास में, ये घन दिया हुआ है, इस घन में देखो बेटा, इस घन में कोर मतलब इसके साइड, कोर मतलब इसकी साइड, ये जो है साइड, ये आपके पास में ये साइड, एक तो इसका वॉल्यूम, मैं क्या करता हूँ साइड को क्या मान लेता हूँ, माना कि इसकी भुजा x है। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, माना कि घन की कोर x है। क्या है बेटा, x। ठीक है, तो और इसका आयतन क्या है, b। ठीक है, तो उस टाइम पे जब इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब x हमें अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक तो dv/dt, और ये dv/dt का मतलब मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, dv/dt कितना हो गया, 9 cm क्यूब पर सेकंड। क्या दिया हुआ बेटा, 9 cm क्यूब पर सेकंड। ठीक है बेटा। अच्छा, और घन की उस टाइम पे कितनी दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें उस टाइम पे क्या ज्ञात करना है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में। ठीक है, अब देखते हैं बेटा 1 बाय 1। अगर इस घन के कोर की लंबाई मतलब साइड की लेंथ x है, अगर साइड की लेंथ x है, घन के साइड की लेंथ x है, तो इसका आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा बेटा, v = x⁻³ और x के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv/dt = 3x² dx/dt। क्या हो जाएगा, dv/dt = 3x² dx/dt। आपको dv/dt दिया हुआ है और x दिया हुआ है। जब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 cm क्यूब पर सेकेंड = 3 × 10 cm² dx/dt। 3 कैंसिल बाय 9, 3 टाइम्स, देन रिमेनिंग क्या रहेगा, 10 100, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/100 cm पर सेकेंड = dx/dt। हमारे पास में dx/dt क्या आ गया, 3/100 cm पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपके पास में इस भुजा, ये जो भुजा है, साइड है, इस साइड की जो कोर है, ये इस घन की जो साइड है, जो कोर है, उसमें परिवर्तन की दर टाइम समय के सापेक्ष क्या आ रही है, 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात क्लियर हुई। क्या आ रहा है, इस घन की भुजा में परिवर्तन की दर 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात क्लियर बेटा, यहाँ तक मेरी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ठीक है। अच्छा, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो हम पृष्ठ क्षेत्रफल की तरफ चलते हैं। तो अगर घन की भुजा x है तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल s क्या होगा, आपको पता है घन का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे आपके पास में 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई बेटा, 6 हो गई। ठीक है। अच्छा, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, x²। अगर भुजा कितनी है, x है, तो 6 का कितना होगा, 6x²। तो इसका कितना हो जाएगा, 6x²। क्या होगा इसका क्षेत्रफल, 6x²। आपको इसमें परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष ज्ञात करनी है, समय के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ds/dt = 6 × 2x dx/dt। क्या हो जाएगा, ds/dt = 12x dx/dt। आपको यदि आपको ये
पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर याद करनी है तो मेरे पास में x और dx बाई dt का मान होना चाहिए। तो dx बाई dt का मान इससे लेंगे और x हमें दिया हुआ है। जब आप ये मान आप यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, ds बाई dt इक्वल टू 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 10 इंटू ये कितना है 3/100 कितना हो जाएगा बेटा 12, यहाँ हो जाएगा 36, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36/10, क्या हो जाएगा बेटा 36/10 एंड दिस इज इक्वल टू 18/5 क्या जाएगा cm स्क्वायर पर सेकेंड, क्या जाएगा 36/10 और ये क्या होगा 18/5 cm क्यूब अपॉन cm स्क्वायर पर सेकेंड। बात क्लियर है। मैंने क्या किया बेटा, देखो ये पहले आपको हमें ये निकालना था, तो अगर मैं इसे डायरेक्ट लिखता तब भी मुझे ये रिक्वायरमेंट होती। मैंने वो क्या किया, पहले कैलकुलेट कर लिया dx बाई dt। आपको dx बाई dt नहीं दिया हुआ था, हमें dv बाई dt दिया हुआ था, तो dv बाई dt के हेल्प से मैंने dx बाई dt जो यहाँ पे आपके यूज हो रहा है वो मैंने पहले कैलकुलेट करके वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। बात क्लियर। ये क्या आ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, जब हमें इसके घन में परिवर्तन की दर दी हुई है। बात क्लियर है बेटा, ठीक है। हाँ बेटा देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। यदि सीढ़ी के पाद को 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है, तब ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा किस दर से दीवार पर नीचे की ओर फिसल रहा है, जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, इस टाइप से आपके पास एक दीवार ऐसे एक दीवार ऐसे, और मैंने इसे ऐसे लगा हुआ है सीढ़ी को, सीढ़ी फिक्स है, उसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर, उसे इधर की साइड खींचा जा रहा है तो ये नीचे की साइड होगा। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वाला है, ठीक है बेटा, ये बुक है, इसमें क्या है, एक दीवार इस टाइप से है, एक दीवार इस टाइप से है। हमने क्या किया है, इस सीढ़ी को ऐसे लगाया हुआ है, तो इस सीढ़ी के इस टाइप से इसको मैं इधर की साइड खींच रहा हूँ तो ये नीचे की साइड आएगी। तो ये जो इस यहाँ से इधर खींचने की दर मुझे दी हुई है और नीचे खींचने की दर आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बात क्लियर हो रही है बेटा, ठीक है। मैं आपको और डायग्राम से बता देता हूँ। डायग्राम से क्या होगा, देखो कि आपके पास में ये एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, ये सीढ़ी है आपके पास में एक, ये सीढ़ी मैंने फिक्स की हुई है, ठीक है, फिक्स है कि इसकी जो लंबाई है वो क्या है 10 मीटर, ठीक है। और इस सीढ़ी को मैं इधर की साइड खींच रहा हूँ, ठीक है, और इसे खींचने की दर मुझे 1.2 मीटर पर सेकंड, कितनी दी हुई है 1.2 मीटर पर सेकंड। तो ये इधर की साइड से नीचे की साइड आ रही है, तो हमें इसकी दर कि ये नीचे की साइड किस दर से आ रही है वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने ए लाइट किया, दिस इज ओ एंड दिस इज बी। बात क्लियर है बेटा मेरी, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो आपके पास में AOB जो ट्रायंगल है, ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा बन रहा है, समकोण त्रिभुज। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ मान लेता हूँ, लेट OA इक्वल टू एक्स और OB इक्वल टू वाई, ठीक है। और हमें x इक्वल टू उस, जब हमें कैलकुलेट करना उस इंस्टेंट पे x की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 मीटर, कितनी दी हुई है बेटा 6 मीटर दी हुई है, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बात समझ में आ रही है बेटा कि मैंने इस टाइप से लगाई हुई है ACD इसे, तो मैं इसे ऐसे खींचूंगा तो ये नीचे की साइड आई है, तो हमें ये वाली दर ज्ञात करनी है नीचे की साइड किससे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल AOB कौन सा है बेटा, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। बात क्लियर हुई मेरी, कौन सा है बेटा, समकोण त्रिभुज है। तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें क्या होगा, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100। ये समीकरण नंबर ये किससे किया है मैंने, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे किया है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमें क्या करना है, 1.2 मीटर पर सेकंड। 1.2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, ये वाली जो मैंने ये यहाँ से यहाँ तक क्या लेट किया था, x लेट किया था, क्या लेट किया था x, और ये मैंने क्या लेट किया था उस टाइम पे y, क्या किया था y। तो आपको ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है
यहाँ पे इसी में तो इस वाली लेंथ में तो चेंज हो रहा है, इस वाली में तो चेंज ये क्या है, x है, तो x में हमारे पास में किस रेट से चेंज हो रहा है, 1.2 मीटर पर सेकंड से, मतलब dx/dt, ये dx/, ये जो dx/dt है वो क्या है, 1.2 मीटर पर सेकंड। कितना बेटा, 1.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, अगर आपको यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ पहले, x dx/dt प्लस y dy/dt इक्वल टू 0। अगर आपको ये इक्वेशन नंबर 2, अगर आपको dy/dt ज्ञात करना है, क्योंकि ये अगर नीचे की साइड आएगा तो y में चेंज होगा और y में परिवर्तन की ज्ञात करनी है, जो क्या होगा, dy/dt। आपको dy/dt ज्ञात करना है तो x का, dx/dt का और y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे dx/dt दिया हुआ है ओनली, तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू भी गिवन है, कितना है, 6 मीटर, तो मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं समीकरण नंबर 1 का यूज करता हूँ। तो समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 रखोगे तो 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 और y इक्वल टू कितना आएगा, 8। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, x बराबर 6, y बराबर 8 और dx/dt बराबर 1.2 मीटर पर सेकेंड। समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, ये 6 गुणा 1.2 प्लस 8 गुणा dy/dt इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 7.2 प्लस 8 इंटू dy/dt इक्वल टू 0 और dy/dt इक्वल टू 7.2 अपॉन 8 मीटर पर सेकेंड और dy/dt इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास में जो y में जो नीचे की साइड जा रहा है वो उसकी परिवर्तन की दर क्या आ रही है, -0.9 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारे पास में जो ये जो डिक्रीज हो रहा है, जो इस टाइप से था, जब मैं इसके इस सिरे को ऐसे खींच रहा था तो ये वाला सिरा क्या हो रहा था बेटा, नेगेटिव, यहाँ पे नीचे की साइड जा रहा था, तो नीचे की साइड जा रहा था मतलब y में क्या होता है, डिक्रीज, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। मैंने आपको पहले भी बता दिया था बेटा कि जब भी डिक्रीज होती है किसी के परिवर्तन की दर तो वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। हम इधर की साइड खींच रहे हैं और ये इधर की साइड खींच रहे हैं, तो ये तो फिक्स है, ये इधर की साइड खींच रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की साइड आएगा और नीचे की साइड आएगा तो क्या होगा, ये डिक्रीज। और ये क्या हो रहा है आपके पास में, इंक्रीज हो रही है ये वाली लेंथ, तो उसका क्या आया था, 1.2 पॉजिटिव दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो CD का दूसरा सिरा होगा उसके जो आपके पास में खींचने पर जो डिक्रीज होगी, जो आप नीचे की साइड आएगी CD का एक सिरा, उसकी जो रेट होगी, उसकी परिवर्तन की दर होगी -0.9 मीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक है बेटा, हाँ बेटा देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार आकृति के कीप के आधार में शीर्ष पर शुभ छेद से 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की एक समान दर से पानी बूंद बूंद टपक रहा है। शंकु के पानी की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात कीजिए, जबकि पानी की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा कीप का ऊर्ध्वाधर अक्षीय कोण 60 डिग्री है। हमारे पास में क्या है, इस टाइप का कोण है। ठीक है, किस टाइप का बेटा, इस टाइप का कोण है। बात क्लियर हो रही है मेरी, ये इस टाइप का कोण है, इस कोण में पानी भरा हुआ है। ये कीप है, एक कीप होती है, आपने देखी होगी कीप, जिससे हम क्या करते हैं, तेल भरते हैं, केरोसिन डालते हैं, इस टाइप की कीप होती है ना। सबसे अच्छा आइसक्रीम वाला कोण होता है इस टाइप का, ठीक है ना, इस टाइप का है। इस टाइप में क्या बना, पानी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब पानी भरा हुआ है तो पानी क्या हो रहा है, इस वाले छेद से क्या हो रहा है, ये जो छेद है, छेद से नीचे आ रहा है पानी, ठीक है ना, टपक रहा है पानी। इसमें जो पानी टपक रहा है उसकी जो आपको रेट दी हुई है वो क्या दी हुई है,
4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड क्या दी हुई है, यहाँ से जो पानी टपक रहा है उससे क्या हो रहा है आपके पास में 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से टपक रहा है, ठीक है ना। बूंद बूंद टपक रहा है शंकु में पानी के तिर्यक ऊंचाई घटने पे। कौन सी होती है तिर्यक ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई जो होती है, ये इस टाइप से टेढ़ी होती है ना, ये वाली ऊंचाई कौन सी होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई घटने की दर याद कीजिए, जबकि पानी की तिर्यक ऊंचाई, जब ये पानी जैसे यहाँ पे हुआ तो उस टाइम पे आपको इसकी तिर्यक ऊंचाई की दर याद करनी है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ये कितने, ये 4 सेंटीमीटर होगा, तब आपको इसकी क्या करनी है, तिर्यक ऊंचाई की आपको दर याद करनी है। जबकि शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण कौन सा होता है, ये यहाँ पे इस टाइप से शीर्ष होता है ना, ये वाला शीर्ष कोण होता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो आपको ये याद करना है, समझ में आया क्या करना है। इसमें पानी भरा हुआ है, पानी नीचे से टपक रहा है, तो आपको उस टाइम पे जो टपक रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई है, उससे आपको क्या करना है बेटा, उसकी दर याद करनी है। मैं आपको एक बार डायग्राम से बताता हूँ। ये आपके इस टाइप से एक कोण है, ये कौन हो गया बेटा, इस टाइप का ये कौन हो गया, यहाँ से आपका पानी नीचे टपक रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अर्ध शीर्ष कोण, ये टोटल शीर्ष कोण है, ये अर्ध है, ठीक है ना। ये हमें कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। बात क्लियर है, ठीक है। तो आपको ये वाली लेंथ जब 4 सेंटीमीटर है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये L लेट कर लेता हूँ इसे। ये जब L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तब जाके मुझे dl/dt याद करना है। बात क्लियर है। मुझे यहाँ पे dv/dt गिवन है, क्या दिया हुआ बेटा, dv/dt गिवन है, जो कितना है 4 cm³ पर सेकेंड। बात क्लियर आई हुई बेटा मेरी। मुझे यहाँ पे अगर यहाँ पे L मैंने तिर्यक ऊंचाई लेट की है, तो L बराबर 4 सेंटीमीटर पर मुझे इसकी तिर्यक ऊंचाई में परिवर्तन किया dl/dt याद करना है, जबकि dv/dt मुझे क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर³ पर सेकेंड। बात क्लियर है। और अर्ध शीर्ष कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात करो, अगर हमारे पास में कोई भी 3D फिगर है, उसके अंदर अगर कोई भी क्वांटिटी फिल की हुई है, कुछ भी भरा हुआ है, तो वो किससे दर्शाते हैं हम, वॉल्यूम से। वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम। यहाँ पे क्या भरा हुआ है, पानी, तो पानी भरा हुआ है, पानी जितना पानी आएगा वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे बेटा पानी टपक रहा है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि पानी टपक रहा है, इसमें से खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, ये इसका मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो हम ये जो काम करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, वॉल्यूम के ऊपर करेंगे, उसके आयतन के ऊपर करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, किसके ऊपर करेंगे हम, आयतन के ऊपर। बात समझ में आई, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है इसका आयतन, तो हम क्या करते हैं, आयतन लिखते हैं इसका, ठीक है। आयतन क्या होता है, कौन का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h। क्या होता है, 1/3 πr² h। h क्या है, ऊंचाई। कौन का आयतन, कीप का आयतन, ठीक है, या कीप का आयतन लिख दो, ठीक है। v इक्वल टू 1/3 πr² h, जहाँ r क्या है बेटा, त्रिज्या है, और h क्या है यहाँ पे, ऊंचाई। समझ में आ रही है, r क्या है त्रिज्या और h क्या है ऊंचाई, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे h और r की बात करें, हम किसकी बात करें बेटा, h और r की। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जब L आपके पास में, देखो ये यहाँ से यहाँ तक की मैंने क्या लेट की है, ये मैंने L लेट की है। क्या किया बेटा, यहाँ पे ये L लेट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास में क्या हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये मैंने A लेट कर लिया, ये मैंने B लेट कर लिया, ये मैंने O लेट कर लिया। तो AOB क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में देखो ये कौन हो गया, तो ये आधार हो गया, ये इसका क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, इसका लंब हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो OB जो क्या है बेटा यहाँ पे H है, और OA जो यहाँ पे क्या है R है, ठीक है। और AB क्या है यहाँ पे L है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें इसमें dv/dt दिया हुआ है, इसका मैं t के सापेक्ष अवकलन करूंगा क्योंकि मुझे ये दिया हुआ है इसके लिए, बट यहाँ पे हमें dl/dt निकालना है। तो यहाँ पे r और h कहीं भी नहीं आनी चाहिए, और कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए, मतलब मुझे ये चेंज करने हैं। और ये जो चेंज करने हैं, इसीलिए मैं ये कहानी, ये नई स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ। जो नई कहानी यहाँ पे सुना रहा हूँ मैं ट्रायंगल की, वो क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे r और h मुझे हटाने हैं, क्योंकि मुझे या तो dl/dt होना चाहिए या dv/dt होना चाहिए। बात समझ
में आ रही है मेरी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, नई स्टोरी स्टार्ट की है, नई कहानी बनाई है यहाँ पे एक ट्रायंगल की, AOB की, ठीक है। अच्छा बेटा इसमें देखो, इसमें OA अपॉन AB, OA क्या है बेटा, OA है R अपॉन L, AB क्या है L, इक्वल टू क्या है बेटा यहाँ पे OA क्या है लंब बटे कर्ण, क्या आता है साइन 60, ठीक है। तो R अपॉन L इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इसका मीन्स क्या हुआ, R इक्वल टू √3/2L, ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट आपके पास में क्या आया है, OB अपॉन AB, OB क्या है बेटा यहाँ पे H अपॉन L इक्वल टू cos 60, H अपॉन L इक्वल टू 1/2 और H इक्वल टू L/2, समझ में आई बेटा, ठीक है। ये दोनों जो वैल्यू आई है R और H की, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो आयतन क्या हो जाएगा इसका, V इक्वल टू 1/3 पाई, R की वैल्यू है L/2 स्क्वायर इंटू H की, सॉरी R की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, R की वैल्यू है बेटा R इक्वल टू √3/2L और H की वैल्यू कितनी है L/2, तो V इक्वल टू क्या होगा π/3, ये यहाँ पे क्या है बेटा स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे π/3 इंटू 3/4 L स्क्वायर इंटू L/2, 3 से 3 कैंसिल, V इक्वल टू πL³ अपॉन 8, क्या आ गया πL³ अपॉन 8। अब मैं यहाँ पे ये कंप्लीट वॉल्यूम किस में चेंज हो गया, L में, तो हम क्या करेंगे इसका T के सापेक्ष अवकलन, T के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dB/dt इक्वल टू dy/dt ऑफ πL³ अपॉन 8, मीन्स dB/dt इक्वल टू पाई इंटू π/8 इंटू dy/dt, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, π/8 इंटू 3L स्क्वायर dL/dt। बात क्लियर बेटा, ठीक है। हमें dB/dt की वैल्यू गिवन है और L की वैल्यू गिवन है, हम क्या वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, dL/dt, तो ये है 4 इक्वल टू π/8 इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू dL/dt, 8 कैंसिल कितना आएगा बेटा 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 4/6 पाई इक्वल टू dL/dt, Cm क्या हो जाएगा dL/dt इक्वल टू 4/6 पाई Cm पर सेकेंड। ये क्या होगी, उसकी त्रियक ऊंचाई में जो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष उसकी दर होगी, ठीक है बेटा। हाँ बेटा देखो इसमें क्या हो रहा है, ये टपक रहा है, मतलब इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या है आपके पास में, वॉल्यूम कम हो रहा है तो नेगेटिव आएगा, और हम यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, नेगेटिव रखोगे तो आंसर भी क्या आएगा इसका नेगेटिव, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि टपक रहा था, डिक्रीज हो रहा था ना, वॉल्यूम कम हो रहा था, तो कम हो रहा था तो वो क्या है आपके पास में नेगेटिव है, और नेगेटिव आपके पास में ये भी क्या हो रहा है, इसकी त्रियक ऊंचाई भी क्या हो रही है, घट रही है, इसलिए क्या आएगा ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। हाँ बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत C ऑफ x रुपये में निम्न समीकरण द्वारा दी गई है, C ऑफ x इक्वल टू 0.005 x³ माइनस 0.2 x स्क्वायर प्लस 330x प्लस 5000 सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात कीजिए जब वस्तु की 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहां सीमांत लागत का अर्थ किसी स्तर पर उत्पादन में संपूर्ण लागत में तत्कालिक परिवर्तन की दर है। यहाँ पे क्या है बेटा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि हम जब भी किसी कंपनी की बात करते हैं तो उस कंपनी में जो टोटल लागत होती है, उस टोटल लागत में उस कंपनी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ये, हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, हमें इसकी
सीमांत लागत ज्ञात करनी है, मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात करनी है, जो क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट होती है, संपूर्ण जो कॉस्ट होती है उसका हम अवकलन करते हैं, उसकी परिवर्तन की दर निकालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है, मार्जिनल कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट जो फॉर्मूला दिया होता है, जो आपके पास में टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स दिया हुआ है, कुल लागत टोटल कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट को x के यहाँ पे x के फॉर्म में दिया हुआ है तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करो और x की जो वैल्यू दी हुई है 3 इकाई उससे पुट कर दो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन के लिए, कुल लागत c ऑफ x हमें कितना दिया हुआ है 0.005 x टू द पावर 3 माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। हमारे हमें क्या करना है, सीमांत लागत ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, c डैश ऑफ x इक्वल टू 3 इंटू 0.005 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.02 एक्स प्लस 30, ठीक है बेटा, ये आ गया। अच्छा, ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे हमें क्या है, x की वैल्यू हमें गिवन है। अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत करनी है तो x की वैल्यू पुट करनी है, x की आपको कितनी दी हुई है 3 इकाई, तो x इक्वल टू 3 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे c डैश ऑफ 3 इक्वल टू 3 इंटू 0.005 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.02 इंटू 3 प्लस 30 एंड c डैश ऑफ 3 जो क्या है आपके पास में, इसकी सीमांत लागत है, क्या हो जाएगा 9 कितना बेटा 3 9 15 माइनस कितना हो जाएगा 6 इंटू 12 0.12 प्लस 30 क्या हो जाएगा, c डैश ऑफ 3 इक्वल टू कितना होगा बेटा यहाँ पे 0.13 मतलब पॉइंट यहाँ से कितना आ जाएगा 15, 0.135 में से 0.015 प्लस 3 और c डैश ऑफ 3 इक्वल टू 30.015। ये क्या होगी बेटा आपके पास में, इसकी टोटल लागत होगी। क्या होगी बेटा इसकी, यहाँ पे ये जो आपके पास में वैल्यू दी हुई है वो क्या हो जाएगी बेटा, इसकी सीमांत लागत। ये क्या आ जाएगी, इसकी सीमांत लागत और मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सीमांत लागत वाले क्वेश्चन आएंगे, आप डायरेक्ट क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, जो आपको इकाई दी हुई है, जो भी आपके पास में यूनिट दी हुई है उतनी यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ बेटा देखो, हमें क्या दिया हुआ है, एक कण वक्र y इक्वल टू 2y3 x³ + 1 पर चलता है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी है, ठीक है बेटा। हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, हमें दिया क्या है, वक्र y इक्वल टू एक कण है, ठीक है। हमें पॉइंट ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। x निर्देशांक परिवर्तन की दर की दुगनी है, आपको y बिंदु ज्ञात करना है। तो ये कोई भी वक्र है, किस टाइप से उस पर एक बिंदु चल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और वो इस सिचुएशन में करने हैं, ठीक है। तो हमें वक्र का समीकरण, ठीक है, क्या दिया हुआ है बेटा, y इक्वल टू 2y3 x³ + 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये इसमें परिवर्तित हो रहा है, x और y में परिवर्तन हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 है, ये क्या हो जाएगा, dy/dt इक्वल टू 2y3 3x² dx/dt, ठीक है बेटा। 3 से 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा, dy/dt इक्वल टू 2x² dx/dt, ठीक है। ये हमारे पास में इसका अवकलन करने पर आ गया, परंतु हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी है, मतलब dy/dt इक्वल टू 2 dx/dt।
हमें क्या दिया हुआ है प्रश्नानुसार, क्या दिया हुआ है dy बाई डी टी इक्वल टू 2dx बाई डी टी, ये आपको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं यहाँ से dy बाई डी टी की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा 2dx बाई डी टी इक्वल टू 2x स्क्वायर dx बाई डी टी, दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा पॉजिटिव नेगेटिव 1, बात क्लियर हुई मेरी। x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 1। ठीक है बेटा, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, मेरी बात समझ में आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है बिंदु निकाल कैलकुलेट करने हैं, तो x की वैल्यू मैं कहाँ रखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो समीकरण 1 में x बराबर 1 दोनों रखूंगा, x बराबर 1 रखने पर ठीक है क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2y3 1 टू द पावर 3 प्लस 1, y इक्वल टू 2y3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5y3 और y की वैल्यू कितनी आएगी 5y3। ठीक है, तो आपके पास अब पॉइंट क्या हो गया 1, 5y3। अगेन x इक्वल टू माइनस 1 रखोगे तो y इक्वल टू 2y3 माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 1, y इक्वल टू माइनस 2y3 प्लस 1 और y इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3y3 और y इक्वल टू कितना जाएगा 1/3। तो पॉइंट कितना गया 1, 1/3। आपके पास में दो, मैंने एक बार क्या किया पॉजिटिव 1 रखा, एक बार नेगेटिव 1, तो 2 पॉइंट हो गए। फर्स्ट वन इज 5/3 एंड सेकेंड 1, 1/3। बात क्लियर हुई बेटा, ये आपके पास में 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। 2 पॉइंट होंगे जब आपका इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कण जो है उस वक्र पर मूव करेगा। ठीक है बेटा।